एक्सरसाइज 8 मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिसका आप जानते हैं शीर्षक, जिसको आप हेडिंग कहते हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले स्वास्थ्य, आदत हो या स्वास्थ्य हेल्थ है क्या? कहा था मानव शरीर यानी किसी व्यक्ति की शरीर की वह स्थिति, एक स्थिति अवस्था है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति सिर्फ रोगग्रस्त ही ना हो। लोग कहता है रोगी हैं इसलिए हम स्वस्थ नहीं है, नहीं, सिर्फ रोगग्रस्त शारीरिक रोगों से ग्रस्त ही ना हो, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। तभी उस स्थिति को, उस व्यक्ति के सामान्य स्थिति को एक नाम जाना था, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपकी स्वास्थ्य कैसी है, आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, यानी मैं हेल्दी हूँ, यानी मैं अच्छा हूँ। कब? जब मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से हम अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, देन हमारी स्वास्थ्य अच्छी है, ऐसा कहते हैं, हम हेल्दी हैं। आइए मैं बात करूं तो स्वस्थ, आपने कभी सुना होगा किसी बुजुर्ग से, स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास करता है। यानी जो अच्छा दिमाग होता है, जब आपका शरीर सही रहता है तभी वह दिमाग अच्छा से काम करता है। मीनिंग कहने का मतलब यह है, इसी लाइन को ऐसे कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास रहता है। वैसे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ध्यान देना होगा, 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहला ध्यान रखेंगे संतुलित आहार, दूसरा व्यक्तिगत स्वच्छता और तीसरा नियमित व्यायाम। अगर ये तीनों मूल मंत्र को अगर अपना जीवन में आप अपनाते हैं तो शायद कभी भी किसी तरह की आपको समस्या शरीर में नहीं होती है। देन आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का आप देखभाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज अपना सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरीके को बना सकते हैं। कहने का मतलब है स्वास्थ्य को 3 दर्जे में बांटा गया। एक स्वास्थ्य का डिफिनेशन, एक मानसिक, एक शारीरिक और एक सामाजिक, जो कि WHO के द्वारा दिया गया। WHO का फुल फॉर्म आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में। आपसे कोई पूछता है WHO का हेड ऑफिस, मुख्य जो उसका कार्यालय है कहाँ है, आप कह सकते हैं जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए मैं WHO के अनुसार तीनों पैमाने पर स्वास्थ्य को डिफाइन करूं। WHO के अनुसार मैं आपको 3 श्रेणी में बताना चाहता हूं स्वास्थ्य का डिफिनेशन। सबसे पहला चीज मैंने दिया है शारीरिक स्वास्थ्य, किस अवस्था को आप कहते हैं? कहा था किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य वह अवस्था है, वह स्थिति है जिसमें शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से वह रोगग्रस्त से मुक्त होता है, किसी तरह का रोग ही नहीं है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। देन वह स्थिति उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। दूसरा, यानी रोग ना हो, शरीर में किसी तरह की कोने में शारीरिक अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उसको कहेंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, इसको आप कहते हो मेंटल हेल्थ। इसमें आप कैसे डिफाइन करोगे? आप कहते हो तनाव मुक्त, यानी मानसिक स्वास्थ्य, कोई व्यक्ति को आप मानसिक रूप से स्वस्थ तब कह सकते हो जब पूर्ण रूप से वो तनाव मुक्त है, टेंशन फ्री है। यानी तनाव मुक्त व्यक्ति को आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हो। दूसरी बात आप कह सकते हो कोई मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जब बाहरी वातावरण और शरीर के बीच आपसी तालमेल बना रहता है, देन उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। यानी आप कह सकते हैं इसे गर्मी है तो गर्मी का अनुभव हो रहा है, ठंडा है ठंडा का अनुभव हो रहा है, यानी बाहरी वातावरण और शरीर के बीच तालमेल बना रहता है, तब उसको कहते हैं मानसिक रूप से वह स्वस्थ व्यक्ति है। तीसरा आप कहते हो सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल। सिंपल सा इसमें आप कह सकते हो मानव के बारे में एक सामाजिक प्राणी है,
क्योंकि सामाजिक प्राणी तभी कहा जाता है जब समाज के अन्य व्यक्ति के साथ अपना विचार, अपना व्यवहार अच्छी तरीके से तालमेल बना के रखता है, देन सामाजिक रूप से उसे स्वस्थ कहा जाता है, अदरवाइज वह सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तीनों श्रेणी पे बांट के बताया। आइए मैं आपको रोग के बारे में बताऊं क्या होता है। बीमारी, रोग यानी रोगग्रस्त व्यक्ति। रोग क्या है? तो सिंपल से आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति, एक अवस्था को कहते हैं रोग की अवस्था। शरीर की किसी भी अंग, आप सिंपल सा कह सकते हैं शरीर के किसी भी अंग या अंग तंत्र में सही रूप से कार्य या कारिकी ना हो रही हो तो वह शरीर की अवस्था रोग अवस्था होती है, रोगग्रस्त अवस्था होती है। कहा जाता है रोग क्या है ये मैंने बताया, यानी शारीरिक अंग के कार्य या अंग तंत्र की कारिकी सही रूप से नहीं हो रहा है, देन हम उसको कहेंगे रोग यानी रोगी, बीमारी। तो फिर कैसे पता चलता है? तो आप जानते हैं लक्षण, जिसको आप सिम्टम्स कहते हैं इंग्लिश में। इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सा कह सकते हैं कोई भी जीवधारी, कोई भी तरह के जीवधारी है, अगर वह रोग से पीड़ित है, रोगग्रस्त है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगते हैं और वह परिवर्तन सामान्य से अलग होता है। उन परिवर्तनों को उनका लक्षण के रूप में जाना जाता है, रोग सूचक के रूप में जाना जाता है, यानी रोग के बारे में इंगित कर रहा है। तो ऐसे परिवर्तनों को, रोग सूचक परिवर्तनों को क्या कहेंगे? सिम्टम्स। अब आई बात, दूसरा वर्ड एक है पैथोजेंस। क्या है? या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा किताब में रोगजनक, या इसी को कहीं लिखा होगा रोगाणु, और इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेंस। वैसे जीवधारी, वैसे सूक्ष्म जीव, वैसे जीवधारी जो किसी व्यक्ति में प्रवेश कर या जो किसी जीवधारी को रोग उत्पन्न कर सकता है, जिसके द्वारा कोई तरह का रोग उत्पन्न होता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं? रोगजनक। बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कई तरह के प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, किस रूप में? पैथोजेंस के रूप में। इसके बाद मैं आपको बताऊं कई तरह के आपके शरीर में रोग होता है, तो उनको अलग से बांट के बताया गया है रोग के प्रकार, जिसमें रोग के प्रकार में 2 प्रकार को मैं बताना चाहूंगा मुख्य रूप से। रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। इसमें आप दो तरह के डिजीज को मुख्य रूप से आप देखेंगे, उसी में और भी अभिव्यक्त करूंगा। सबसे पहला जन्मजात और दूसरा उपार्जित। जन्मजात, ध्यान देंगे, एक वर्ड मैंने बोला जन्मजात। जन्मजात रोग जो कि आनुवांशिकी रोग भी कहलाता है। सिंपल सा इसमें एक सिंपल लाइन आप कह सकते हैं, ये रोग आनुवांशिक अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, क्या कहेंगे, ये रोग कैसा रोग है? ये जन्मजात रोग, ये रोग आनुवांशिक अनियमितता, जेनेटिक अनकंपेबिलिटी, यानी आप आनुवांशिक अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहेंगे? जन्मजात रोग, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ऐसा कई तरह का एग्जाम्पल, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, कई तरह के 5 चैप्टर मैंने आपको डिटेल्स बताया है। दूसरा रोग का बात करें, उपार्जित रोग, जिसको आप एक्वायर्ड डिजीज भी कहते हैं। उपार्जित रोग सिंपल सा नाम से पता था, उपार्जित यानी जन्म के बाद शरीर में प्राप्त करने वाला, शरीर में पुनः आने वाला रोग को क्या कहेंगे? जन्मजात रोग। जन्म से नहीं, जन्म के बाद। उपार्जित रोग का डिफिनेशन कोई पूछे, किसी व्यक्ति में जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले रोग को आप क्या कहेंगे? उपार्जित रोग। तो 2 तरह की इसको भी बांट के चलेंगे, एक संक्रामक, एक असंक्रामक। दोनों के बारे में आपको बताता हूं कैसा कैसा होता है संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक या संचरणीय, ऐसा रोग, इस तरह का रोग, इस प्रकार का रोग जिसमें संक्रामक कारक तुरंत ही जल्दी संक्रमण उत्पन्न करता है, वैसे रोग को कहते हैं इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। इस तरह के रोग को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको संक्रामक कारक, यानी वैसे सूक्ष्म जीव जैसे कि आप कह सकते हैं जीवाणु, आप कह सकते हैं विषाणु, आप कह सकते हैं फंजाई, जिसको आप कवक कहते हैं, आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ। ऐसे ऐसे कई तरह के रोगजनक हैं जो इस तरह के संक्रमण को उत्पन्न करते हैं। दूसरा चीज, या जो संक्रमण उत्पन्न करता है या एक से दूसरे शरीर में कैसे फैलता है, उसके लिए माध्यम का इस्तेमाल होता है। माध्यम कैसे? तब संचरण, क्योंकि यहाँ पे संचरण लिखा हुआ, यानी फैलना एक से दूसरे में। ये तो उत्पन्न करने वाला, जिसको आप रोग कारक कहेंगे या पैथोजेंस कहेंगे।
लेकिन जब ये किसी के शरीर में उत्पन्न करता है तो फिर ये एक से दूसरे में जाता कैसे है? हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, संपर्क से, ऐसे ऐसे अवस्थाएं में इस तरह के माध्यम से संचरण होता, संचारित होता। ऐसे रोगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उत्पन्न करने के लिए रोगजनक होते हैं। ऐसे संक्रामक रोग को कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे जीवाणु से उत्पन्न होने वाले। कुछ जीवाणु से उत्पन्न होने वाले का मैं एग्जाम्पल लेकर बताऊं आपको। मैं बता रहा हूं जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, जिसको आप कहते हैं डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहला बीमारी का चर्चा करूं, हैजा, जिसको आप इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। इसका अगर रोगजनक यानी पैथोजेन सब समझे, एक बैक्टीरिया का नाम इसको विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। ये जो जीवाणु है इस रोग को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा चीज, ये रोग जब हो जाए तो कैसे हम समझेंगे कि रोगी है हैजा से या रोगग्रस्त है? तो हम हैजा के कुछ सिम्टम्स, लक्षण की बात कर रहे हैं। उस रोगी में उल्टी दस्त का होना आवश्यक होगा। मुख्य लक्षण उल्टी और दस्त होता है। दूसरा चीज, जब उल्टी और दस्त होगा, शरीर से पानी अधिक निकल जाएगा, शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डिहाइड्रेशन, कमजोरी एवं बेचैनी का महसूस होने लगता है। इस तरह के लक्षण आ जाए, समझ जाए हैजा का कुछ न कुछ लक्षण है। कैसे हम इसका कंट्रोल करें? तो तुरंत ही रोगी को ORS, अगर ORS नहीं मिले, पाउडर मिलता है मार्केट में जिसको ओरली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, तो नहीं अगर मिलता है तो नमक पानी का आप घोल उसे टाइम टाइम पर, समय समय पर देकर उसे नियंत्रण किया जा सकता है उस रोगी को। अगर इसका रोकथाम किया जाए, स्वस्थ व्यक्ति कैसे अपने आप को बचाव करे, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान रखना होगा रोगी के संपर्क में, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, तो रोगी के संपर्क में ना जाना। तो ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है, तो फिर आप में भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा चीज आप क्या अपना सकते हैं? समय पर टीका लगवा सकते हैं। हैजा का टीका, हैजा का कोल्डर टीका करके नाम से आता है। तीसरा चीज, पानी को उबाल करके पीजिए, शुद्ध करके पीजिए, पानी को ऐसे ना पीजिए। खाने और पीने की जो भी वस्तुएं होती है उसको ढक कर रखें, मक्खियों से बचाव करके रखें। इसके साथ साथ बरसात का जब मौसम आता है उसमें नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि आप जानते हैं नींबू अम्लीय होता है और ये बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होता है। चौथा चीज, आप रोगी के कपड़ों को इस्तेमाल ना करें। उनके जो मल होते हैं, मलमूत्र, उनका निस्तारण सही से जमीन के अंदर में करें, जिससे कि उसका बैक्टीरिया कहीं और ना फैले। इस तरह से हम हैजा की रोकथाम, हैजा की रोगजनक हैजा के बारे में जाने। आइए दूसरा बीमारी के बारे में जानते हैं। आइए हम दूसरा बीमारी डिप्थेरिया, जो कि अक्सर कहा जाता है ये बीमारी छोटे बच्चों और बुजुर्ग, खासकर छोटे बच्चे जो 4 से 5 साल की उम्र के होते हैं, उनमें ज्यादा यह प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है, क्योंकि छोटे उम्र में लोगों में देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका जो रोगजनक है बैक्टीरिया का नाम कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये जीवाणु खासकर इस तरह के रोग को उत्पन्न करता है। इसका जो संचरण होता है वह संचरण खांसने से, छींकने से, सांस लेने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। इसलिए इसके संचरण को रोकने के लिए रोगी से दूर रहना चाहिए। इसका लक्षण कैसे पता चलेगा? लक्षण जब जैसे ही यह बीमारी होता है तो परिवर्तन शारीरिक, जैसे हल्का बुखार आना, देखिए सांस लेने में कठिनाई होना, गले में खराश रहना, थकावट महसूस होना, ये सब जैसे ही आने लगता है सामूहिक रूप से, तब आप समझेंगे इस रोग का एक लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक रूप से, तब समझेंगे कि इस तरह की बीमारी का संभावना है, इस तरह के रोग होने की संभावना है। इससे कैसे रोका जाए? तो कहा जाता है ऐसे तो सबसे पहला चीज रोगी के संपर्क से दूर रहें। दूसरा चीज, अपना चेहरे को कवर करके रखें। तीसरा, शेषवा अवस्था, जब जन्म हो जाता बच्चे का, जन्म से 6 सप्ताह के बाद एक टीका का नाम मैंने दिया DPT, D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर परचुआसिस, T फॉर टिटनस। ये तीनों बीमारी का कॉमन टीका होता है DPT। ये दोनों बीमारी को भी अलग अलग मैं बताऊंगा। इस टीके का इस्तेमाल अगर किया जाए इस रोग से बचा जा सकता है। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा, तीसरा बीमारी।